जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो ताकत, पैसा और अपराध की एक बहुत ही उलझी हुई, परेशान करने वाली कहानी है। लेकिन आज हम इस कहानी की शुरुआत अतीत से नहीं करेंगे। नहीं, हम सीधे भविष्य में छलांग लगाएंगे, ये समझने के लिए कि एक आदमी की मौत के सालों बाद भी उसके राज में इतनी ताकत कैसे है कि वो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दे। तो चलिए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ना शुरू करते हैं। चलिए कल्पना करते हैं, साल है 2026, जनवरी का महीना, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त अमेरिका पर हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो जो पूरी दुनिया की राजनीति की नींव तक हिला सकता है। और यहीं से जेफरी एप्स्टीन की कहानी एक बिल्कुल नया, एक विस्फोटक मोड़ लेती है। अमेरिकी न्याय विभाग एक नए ट्रांसपेरेंसी कानून के तहत एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक कर देता है। और ये कोई छोटी मोटी फाइल नहीं है। हम बात कर रहे हैं 30 लाख से ज्यादा दस्तावेजों की। इसमें हजारों वीडियो और तस्वीरें भी हैं। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है। नहीं, ये एक भूचाल है। एक ऐसा भूचाल जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के सबसे गहरे राज खोलने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन फाइलों में ऐसा था क्या? ऐसा क्या था जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया? अच्छा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें जेफरी एप्स्टीन की कहानी को एकदम शुरुआत से समझना होगा। एप्स्टीन की कहानी देखिए, इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन की एक बहुत ही मामूली सी गली से होती है। लेकिन उसके इरादे, उसकी महत्वाकांक्षाएं वो बिल्कुल मामूली नहीं थीं। उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो उसे सीधा पावर के, सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों तक ले गया। एप्स्टीन का ऊपर उठना मतलब कमाल का था। सोचिए, उसके पास कोई कॉलेज की डिग्री नहीं थी। फिर भी उसने न्यूयॉर्क के एक बहुत ही एलीट, एक प्रतिष्ठित स्कूल, डल्टन स्कूल में मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया। और यहीं पर उसने सीखा कि प्रभावशाली लोगों से कॉन्टैक्ट्स कैसे बनाते हैं। इसके फौरन बाद वो वॉल स्ट्रीट पहुंच गया और 1982 आते आते तो उसने अपनी खुद की फर्म खोल ली, जे एप्स्टीन एंड कंपनी। अब उसकी फर्म की सबसे खास बात क्या थी? बात यह थी कि वो दावा करता था कि वो सिर्फ और सिर्फ अरबपतियों के लिए काम करता है। बस इसी एक बात ने उसकी एक ऐसी इमेज बना दी, एक रहस्यमयी, एक बेहद ताकतवर फाइनेंसर की इमेज। और ये इमेज असल में उसके असली इरादों को छिपाने के लिए एक पर्दा थी। लेकिन एप्स्टीन की इस कामयाबी का एक बहुत ही स्याह, एक काला पहलू भी था। उसने अपने पैसे और अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल एक क्रिमिनल नेटवर्क बनाने के लिए किया। एक ऐसा नेटवर्क जिसके केंद्र में था नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण। चलिए अब देखते हैं कि ये जाल आखिर कितना गहरा और कितना फैला हुआ था। कौन कौन नहीं था उसके नेटवर्क में? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों से लेकर ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू तक और वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग, ये सब उसके सर्कल में थे। और इन्हीं ताकतवर कनेक्शंस ने, इन्हीं संबंधों ने उसे सालों साल कानून की पकड़ से बचाए रखा। फिर आया साल 2008। जब उस पर पहली बार बहुत गंभीर आरोप लगे तो उसने क्या किया? उसने एक प्ली डील कर ली, एक ऐसा समझौता जिसे बाद में बड़े बड़े कानूनी जानकारों ने अभूतपूर्व कहा और हद से ज्यादा नरम भी बताया। असल में यह समझौता अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। ये एक सीक्रेट डील थी और इस डील के तहत एप्स्टीन को सेक्स क्राइम के सभी फेडरल केस से पूरी तरह छूट मिल गई। सोचिए, उसने फ्लोरिडा में बस कुछ छोटे मोटे आरोप मान लिए और बच गया। इस एक सौदे ने जो पीड़ित थे उनसे न्याय का हक छीन लिया और ये हमारे लीगल सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक बन गया। कई सालों के बाद ऐसा लगा कि शायद अब न्याय होगा। एक उम्मीद की किरण जगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कहानी ने एक और बहुत ही रहस्यमयी मोड़ लिया। एक ऐसा मोड़ जिसने जवाब देने की बजाय कहीं ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। जुलाई 2019 एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया। सबको लगा इस बार तो सजा मिलकर रहेगी, मामला पक्का है। लेकिन मुकदमे के शुरू होने से ठीक पहले 10 अगस्त 2019 को वो अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया कि ये एक सुसाइड था, पर कहानी इतनी सीधी साधी थी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी मौत के वक्त जेल की सिक्योरिटी में बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियां सामने आईं। क्या क्या हुआ था? देखिए, गार्ड्स अपनी शिफ्ट के दौरान सो रहे थे। जिस एरिया में उसकी सेल थी वहां के सीसीटीवी कैमरे खराब थे और तो और ऑफिशियल प्रोटोकॉल को फॉलो ही नहीं किया गया। अब इतनी सारी चूकों ने मिलकर क्या किया? उन्होंने अनगिनत कॉन्स्पिरेसी थियरीज को जन्म दे दिया।
एप्स्टीन तो खैर दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी जो सबसे खास सहयोगी थी गिस्लेन मैक्सवेल, उसे 2021 में दोषी ठहराया गया और उसे 20 साल की सजा हुई। हाँ, ये पीड़ितों के लिए न्याय की तरफ एक जरूरी कदम था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये न्याय अधूरा था। क्यों? क्योंकि मुख्य आरोपी एप्स्टीन कभी कटघरे में खड़ा ही नहीं हुआ। तो चलिए अब हम वापस 2026 में लौटते हैं, उस पल में जब वो सारे दस्तावेज दुनिया के सामने आए। तभी दुनिया ने समझा कि एप्स्टीन कांड की असली विरासत क्या है और इससे हमें सबक क्या मिलते हैं। और इन फाइलों का असर वो सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं था, ये ग्लोबल था। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, ब्रिटेन पर इसका सबसे गहरा असर पड़ा। लेकिन सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, नॉर्वे और यूरोप के कई दूसरे देशों में भी राजनीतिक भूचाल आ गया। वहां बड़े बड़े अधिकारियों और सलाहकारों को इस्तीफे देने पड़े क्योंकि उनके नाम एप्स्टीन के नेटवर्क से जुड़े हुए पाए गए। इसी दौरान एक बहुत ही बड़ा पल आया। वो पल था जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सबके सामने पब्लिक में पीड़ितों से माफी मांगी। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये अपने सिस्टम की नाकामी को स्वीकार करना था, जो बहुत कम देखने को मिलता है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? देखिए, 3 बड़ी बातें हैं। पहली, ये हमारे लीगल और सिक्योरिटी सिस्टम का एक भयानक फेलियर था, पूरी तरह से। दूसरी बात, ये हमें सिखाता है कि अब ताकतवर लोगों को सिर्फ कानून के सामने नहीं, बल्कि नैतिकता के पैमाने पर भी जवाबदेह बनाना होगा। और तीसरी और शायद सबसे ज़रूरी बात, ये ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की ताकत को दिखाता है। क्योंकि जहाँ जहाँ सीक्रेसी होती है, जहाँ जहाँ गोपनीयता होती है, वहीं पर एलीट क्लास के अपराध फलते फूलते हैं। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एप्स्टीन कांड और उसके बाद हुए ये खुलासे न्याय व्यवस्था में आम लोगों के टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ पाएंगे, या ये सिर्फ इस बात की एक और याद दिलाएगा कि न्याय अक्सर उन लोगों की पहुंच से बहुत दूर होता है जिनके पास बेहिसाब ताकत और पैसा होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें भविष्य में ही मिलेगा।